नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है जाने की, दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बताएंगे चोटें भी आई हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कल से सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करने वाले हैं, उसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर महाराष्ट्र निकल के आ रही है, उद्धव ठाकरे की बढ़ गई है मुसीबत यहाँ एमएलसी चुनाव को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की मुसीबत पूरी तरीके से बढ़ गई है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। यही कारण है कि बॉर्डर पर F-16 और F-17 विमान को लगा दिया गया है। जी हाँ, वहां पर ऊपर से निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान इस कदर बौखलाया है, इसके बारे में विस्तार से खबरें जानेंगे, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन की पूरी तरीके से पोल खुल गई है, जी हाँ, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 63,000 को पार कर गया है। 63,420 मामले टोटल हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 20,000 मामले हो चुके हैं, तो दिल्ली में आज 381 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 33 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 50 मामले आ चुके हैं अब तक। कर्नाटका में भी 53 मामले अब तक आ चुके हैं, जबकि हरियाणा में 20 मामले आ चुके हैं। बिहार में भी 18 मामले अब तक आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प, दोनों तरफ के जवानों की मामूली चोटें। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। यह घटना उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुई है। भारतीय सेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय सेना ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई है। इस क्षेत्र में सड़क परिवहन की कोई सुविधा नहीं है और हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से इसका रखरखाव किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं द्वारा नियमित गश्त के दौरान ये झड़प हुई है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर इस मामले को सुलझा लिया गया है। बताया गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से आक्रामक रवैया रहा, जिस कारण दोनों पक्षों के सैनिकों में मामूली चोटें भी आई हैं। नाकुला सेक्टर गुमुथांग से आगे है। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों की सेनाएं अस्थायी और छोटी अवधि के लिए एक दूसरे के सामने आई। हालांकि अब दोनों स्वयं अपने अपने जगह पे चले गए हैं, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि चीन किस तरीके से अभी भी उसी अड़ियल रवैये पर लगा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बता दें 17 मई के बाद क्या आगे बढ़ेंगे लॉकडाउन। पीएम मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इसकी मियाद 17 मई को खत्म हो जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के खात्मे होने से पहले सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद की रणनीति पे चर्चा की जा सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने बढ़ाई उद्धव की मुश्किल, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उतारे 2 प्रत्याशी। जी हाँ, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सिर दर्द बढ़ा दिया है। इस चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे और नीलम गोरे को मैदान में उतारा है। नीलम गोरे वर्तमान में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष हैं और एनसीपी भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए प्रवीण दत्त, गोपीचंद पाडकर, अजीत छोपड़छड़े और रणजीत सिंह पाटिल को प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी शामिल है और एनसीपी भी चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार उतारने पर विचार कर चुकी है। 9 विधानसभा परिषद सीटों के लिए 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। इससे उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने के अरमानों पर पानी फिर गया है, तो ये अपने आप में मुश्किल बढ़ गई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के मौसम का हाल बताने के बाद भारत के कदम को पाकिस्तान ने अस्वीकार किया है, लेकिन इस बीच पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी है। F-16 और JF-17 मिराज 3 विमान को भारतीय रेखा से, सीमा से सटे वहां पर ऊपर पूरी तरीके से वो तैनाती कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक से लड़ाकू विमानों
की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। नियंत्रण रेखा पर इस सीमा से पाकिस्तान के F-16, F-17 और मिराज 3 उड़ान भर रहे हैं। ये जानकारी आज तक के उच्च पदस्थ को सूत्र से मिली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और उसने बॉर्डर पर फाइटर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां बढ़ा दी। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के F-16, F-17 और मिराज 3 विमान भारतीय सीमा के नज़दीक उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से सतर्क है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी वायुसेना की एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं भारतीय वायुसेना के एयरबेस भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर नजरें रखने के लिए एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अपने आप में POK को लेकर कुछ हलचलें तेज हो चली हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बड़ा दावा, चीनी राष्ट्रपति ने WHO प्रमुख से कहा था कि कोरोना पर जानकारी को छुपाया जाए, रोका जाए कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डायरेक्टर से स्वयं बात की थी। वे कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने में देरी की। जर्मनी की न्यूज़ मैगजीन ने देश के फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज से मिली जानकारी के आधार पर यह बड़ा दावा किया है। जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज को BND भी कहते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BND से जानकारी मिली है कि शी जिनपिंग और ट्रेडेस के बीच जनवरी में बातचीत हुई थी और जिसकी वजह से उन्होंने WHO ने इसे इंटरनेशनल पेंडेमिक यानी अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित करने में काफ़ी ज़्यादा समय लिया और इसी की वजह से कई देश यानी दुनिया भर के और देशों ने इस तरीके से कोई अलर्ट को समझा ही नहीं, कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही कारण है कि पूरी दुनिया में तबाही के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चौपट पर हो चली है। ऐसे में अब WHO पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन बढ़ा तो रेड जोन वाले पूरे जिले में कामकाज पर नहीं लगेगा बंद, सरकार का है नया प्लान। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई छूट देने का प्लान बना रही है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लॉकडाउन के मौजूदा फेज में किसी भी इलाकों में कोरोना के ज़्यादा केस आने के चलते पूरे जिले को रेड जोन में डाला नहीं जाएगा, लेकिन इस बार ऐसी योजना बनाई जा रही है कि पूरे जिले को रेड जोन घोषित न करें, सिर्फ उन इलाकों को इस दायरे में रखा जाए जहां कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते पैदा हुई आर्थिक संकट को कम करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन्स वाले इलाकों में कई छूट दी। इसके बावजूद निर्माण कार्यों में भी कोई कमी नहीं आ रही। दरअसल प्रवासी मजदूरों के लगातार वापस लौटने की वजह से इन सेक्टरों में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लुधियाना में उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगी 25 नई ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक भेजने के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सभी ट्रेनें लुधियाना से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 12 मई से 16 मई के बीच चलेंगी। राज्य के सभी जिलों में यूपी जाने वाले श्रमिकों की बसों के माध्यम से लुधियाना तक लाया जाएगा। यहाँ से उन्हें ट्रेन में बैठाकर घर भेजा जाएगा। अब आपको बता दें कि कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। अगर लुधियाना से हरदोई के लिए चलेंगी 12, 13, 15 व 16 मई को ट्रेन। रायबरेली के लिए चलेंगी 12 और 16 मई के लिए। प्रतापगढ़ के लिए 14, 12 और 15 मई के लिए चलेंगी। उन्नाव में भी 12 और 13 मई में चलेंगी। इस बीच लुधियाना से अमेठी के लिए 12 मई को चलेंगी। फतेहपुर के लिए भी 13 और 15 मई को चलेंगी। गोरखपुर में भी 13 मई को लिए चलेंगी। गोडा के लिए भी 13, 14, 15 और 16 मई को चलेंगी। आजमगढ़ के लिए भी 14 मई को चलेंगी। सुल्तानपुर के लिए भी 14 और 16 मई को चलेंगी। जौनपुर 14 और 15 मई के लिए चलेंगी। जबकि अयोध्या के लिए भी 16 मई को ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये लुधियाना से है। अगर आप पंजाब के किसी भी कोने में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, यूपी के इन जिलों में है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जिन संक्रमितों में नहीं दिख रहे हैं लक्षण, उनके लिए घरों में ही इलाज की व्यवस्था। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया है कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं उन्हें घर में ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बेहद कम है। दिल्ली में अब तक 2070 मामले ठीक होकर वापस जा चुके हैं। 8781 लोग अभी भी इलाजरत हैं। 73 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 82% लोग 50 साल से ज़्यादा के उम्र हैं
और उनको किसी न किसी समस्या से पहले ही से ही जूझ रहे थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़, अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। ब्रेन एक्टिविटी लगभग ना के बराबर, स्थिति पूरी तरीके से नाजुक है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी कोमा में है। डॉक्टर और इलाज उनके जुटे हैं। वेंटिलेटर पर रखा गया है। अगले 24 से 36 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन में जो एक्टिविटी है बिल्कुल ना के बराबर, यानी ब्रेन डेड हो चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सीने के एक्सरे से होगा कोरोना मरीज की पहचान। केजीएमयू को मिली कामयाबी। जी हाँ, देश में फैली कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। इस बीच लखनऊ में केजीएमयू और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें सिर्फ सीने यानी छाती के एक्सरे ये देखकर पता चल जाएगा कि कोरोना संक्रमित है या फिर नहीं। दरअसल ये सिस्टम चीन और अमेरिका में पहले भी चल चुका है और इसी को देखते हुए यूपी की केजीएमयू ने बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मिशन वंदे भारत में बीते 24 घंटे में 800 से ज़्यादा भारतीयों की हुई वतन वापसी। जी हाँ, लगातार वतन वापसी का जो ये सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली, कोरोना को मात दे चुके जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ने का आदेश। जी हाँ, दिल्ली सरकार के तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। इस बाबत डिविजनल कमिश्नर ने दिल्ली के सभी डिप्टी कमिश्नर को लेटर जारी कर दिया। फिलहाल राजधानी में तबलीगी जमात के कुल 24 से 46 सदस्य क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग के हिसाब से छोड़ा जा सकता है। इसलिए अब उनको छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें से 700 से 800 के बड़े मात्रा में जमाती शामिल है। यानी वो जमाती जो पूरी तरीके से शांतिप्रिय ढंग से पुलिस प्रशासन के कहने पर उन्होंने अपने आप को आगे आए और कोरोना संक्रमित होने की जांच कराई, उनको क्वारंटाइन में रखा गया और अब वो ठीक हुए हैं। इसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन जो जमाती अपना इंटेंशन खराब करके देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे जमातियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में अगर आप भी जमाती थे तो अगर आप भी अभी तक कहीं भी छुपे हैं तो सरकार को अपना पता बता दीजिए, क्योंकि जमातियों को चुन चुनकर यूपी की योगी सरकार ढूंढ रही है। तमाम राज्य की सरकारें ढूंढने का आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें सजा का प्रावधान भी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं एक नज़र उस पर डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 40 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। जी हाँ, 40,24,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,80,000 के करीब पहुंच चुकी है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 13,43,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 80,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी 2,23,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 26,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,18,000 कंफर्म केसेज हैं, जबकि 30,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,15,000 केसेज आ चुके हैं। रसिया में 2,09,000 कंफर्म केसेज आ चुके हैं। जर्मनी में 1,71,000 केसेज आ चुके हैं। ब्राज़ील में 1,56,000 केसेज, जबकि फ्रांस में 1,38,000 केसेज। तुर्की में भी 1,73,000 केसेज आ चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि विशाखापत्तनम एलजी पॉलीमार्स संयंत्र को बंद करने की मांग पर हुआ प्रदर्शन, क्षेत्र में तनाव। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि बड़े पैमाने पर गैस रिसाव विशाखापत्तनम में 15 लोगों की जान पर बन गई। 15 लोगों की इस पर मौत हो गई। दुखद घटना के बाद अब वहाँ के स्थानीय लोग एलजी पॉलीमार को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको तत्काल जल्द से जल्द बंद किया जाए। इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कभी भी आने वाले भविष्य में कभी भी पूरा परिवार साफ हो सकता है। ऐसे में आसपास के लोग इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको कहीं एकांत इलाके में ले जाया जाए, जहां 5 से 6 किलोमीटर दूर कोई भी आबादी ना हो। इस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद उद्योग को फिर से खोलने के लिए जारी किया दिशा निर्देश। जी हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने रविवार को लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। इस कारण विनिर्माण उद्योगों पर भी रोक लग गई है। एक अधिकारी ने बताया कि एनडीएमए ने विशाखापत्तनम घटना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि उद्योग इकाइयों को फिर से शुरू करने के दौरान पहले सप्ताह को ट्रायल या प्रशिक्षण अवधि के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में टीवी पर करवाई जा रही है पढ़ाई। जी हाँ, जाने कौन कौन से चलते हैं कार्यक्रम।
दरअसल आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री कंवर पाल का दावा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो टीवी के जरिए शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर डीडीएच चैनलों के जरिए डीटीएच चैनल पर एकेडमिक सिलेबस का प्रसारण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा एडुसेट के 4 चैनलों का राज्य के सभी केबल ऑपरेटरों द्वारा टेलीकास्ट किया जा रहा है। प्रतिदिन कुल 7 घंटे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस वाइज कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। लेकिन एक बड़ी खबर, दिल्ली में भूकंप के झटके लगे हैं। जी हाँ, दरअसल लोग घरों से निकलकर भागे हैं। बड़ी पैमाने पर रिएक्टर स्केल 3.5 इसका माना गया है। इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो दिल्ली का मध्य केंद्र बताया जा रहा है। गाजियाबाद के आसपास ही इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आई। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।